हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। हमने जो क्रम स्टार्ट किया है हिंदी साहित्य की संक्षिप्त इतिहास वाली बुक हम पढ़ रहे हैं और उसमें हमने आदिकाल स्टार्ट किया है। और अब तक हम जो पढ़ चुके हैं, जैसे हमने कल पढ़ा था हिंदी साहित्य और इसके लेखन की परंपराएं पढ़ा, हिंदी भाषा पर पड़ने वाले सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रभावों को हम पढ़ चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा काल विभाजन और नामकरण। दोस्तों, काल विभाजन और नामकरण को लेकर अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है जो आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेकर लेकर विभिन्न मतांतर है, मतलब अलग अलग विचार है। साहित्यिक परंपराएं और प्रवृत्तियां निरंतर गतिशील रहती है। जो प्रवृत्ति अनुकूल परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है, वहीं समय पाकर प्रतिकूल परिस्थितियों में धीरे धीरे मंद पड़ जाती है। यह काल की शाश्वत क्रिया है किंतु पूर्णतः कोई प्रवृत्ति विलुप्त नहीं होती। प्रकृति की प्रवृत्ति, देखो दोस्तों, प्रकृति की प्रवृत्ति उद्भव, विकास और ह्रास कर रही है। विभिन्न प्रकार की साहित्यिक धाराएं उत्पन्न हुई और समय पाकर विलीन हो गई। आगे देखते हैं। समय पाकर विलीन हो गई, इसलिए इस काल विभाजन का समय अत्यंत कठिन रहा। फिर भी विद्वानों ने अपने विवेक व शोध प्रक्रिया के माध्यम से हिंदी साहित्य में काल विभाजन और नामकरण करने का प्रयास किया। डॉक्टर गियर्सन ने पूर्व लिखे गए साहित्य के इतिहासकार गाशा दातासी व शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास में केवल तत्कालीन रचनाओं की साहित्यिक प्रवृत्ति की झलक प्रस्तुत की है। देखो दोस्तों, हमने कल पढ़ा था भी गारसा दातासी का ग्रंथ कौन सा है, इस्तवार दा लिटरेचर हिंदुस्तानी, और शिव सिंह सेंगर का कौन सा पढ़ा था, शिव सिंह सरोज। आगे देखते हैं। वे काल विभाजन की दृष्टि से इतनी प्रभावी नहीं हो पाई। डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने अपने से पूर्व विद्वानों के द्वारा रचित इतिहास का गहन चिंतन, मनन और सूक्ष्म अध्ययन करने इस काल को क्रमानुसार विभाजित किया। इन्होंने हिंदी साहित्य में काल पहली बार समायोजित एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपनाया। देखिए दोस्तों, डॉक्टर गियर्सन ने कहा कि समय की परिवर्तनशीलता के कारण चिंतन धारा में भी परिवर्तन होता है। गियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में विभाजित किया। इन्हें हिंदी साहित्य के काल का नामकरण चारणकाल नाम दिया था। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को किसने, जॉर्ज गियर्सन ने। आदिकाल को जॉर्ज गियर्सन ने क्या कहा था, चारणकाल, ठीक है। और आदिकाल किसने कहा था, सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा था, वीरगाथा काल। आगे देखते हैं। मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में निम्न प्रकार से काल विभाजन किया है। दोस्तों, हम मिश्र बंधुओं का काल विभाजन देखते हैं। पहला काल इन्होंने दिया था प्रारंभिक काल, और प्रारंभिक काल को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया है, बांटा है। जिसमें पहला इन्होंने दिया था पूर्व प्रारंभिक काल, और जिसका समय 700 से 1343 विक्रमी संवत माना है। दूसरा देखो इसमें क्या दिया है, प्रारंभिक काल का दूसरा भाग में इन्होंने दिया था उत्तर आरंभिक काल। इसमें 1314 ईस्वी विक्रमी संवत से 1444 विक्रमी संवत।
दूसरा काल इन्होंने डिवाइड किया है माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को दो भागों में डिवाइड किया। पहला है पूर्व माध्यमिक काल, जिसका कालक्रम है 1445 विक्रमी संवत से 1560 विक्रमी संवत। दूसरा देखो प्रौढ़ माध्यमिक काल। प्रौढ़ माध्यमिक काल जो है इसमें 1561 विक्रमी संवत से 1680 विक्रमी संवत। तीसरा काल है अलंकृत काल। अलंकृत काल को दो भागों में बांटा। पहला है पूर्व अलंकृत काल, जिसका कालक्रम है 1681 से 1790। दूसरा उत्तर अलंकृत काल, जो कि 1791 से 1879 है, 1879 विक्रमी संवत। चौथा काल जो है वो परिवर्तन काल है, जो 1890 विक्रमी संवत से 1925 विक्रमी संवत। पांचवा जो काल है वो है परिवर्तन काल, वर्तमान काल। और वर्तमान काल जो है वो 1926 से लेकर अब तक। देखिए दोस्तों, ये मिस्र बंधुओं का काल विभाजन है। आगे देखते हैं। मिस्र बंधुओं का वर्गीकरण गियर्सन की उपेक्षा प्रौढ़ था, किंतु इसमें पूर्णता नहीं आई। इसे वैज्ञानिक तरीके से सही नहीं माना गया, क्योंकि यह युक्त संगत कम था। आचार्य हजारी रामचंद्र शुक्ल ने 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया, जो विद्वान को कुछ मान्य तथा कुछ अमान्य रहा। शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के निम्न काल में बांटा। अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया काल विभाजन पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के पहले काल का नाम वीरगाथा काल दिया था। वीरगाथा काल का इन्होंने विक्रमी संवत 1050 से 1375 तक माना, और ईस्वी सन में देखें तो 993 ईस्वी से 1318। दूसरा देखते हैं भक्ति काल। विक्रमी संवत 1375 से 1700, और ईस्वी सन में देखते हैं तो 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी। तीसरा काल है प्रीति काल। विक्रमी संवत 1700 से 1900, और इसका ईस्वी सन में देखते हैं तो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। अलग चौथा काल देखते हैं गद्य काल, जो कि 1900 विक्रमी संवत से अब तक, और ईस्वी सन में देखें तो 1843 ईस्वी। देखिए दोस्त साथियों, ये जो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो विक्रमी संवत में ही पूछे गए हैं ज़्यादातर, तो हमें लगभग ज़्यादा फोकस इस विक्रमी संवत पर ही करना है। आचार्य शुक्ल के काल विभाजन और नामकरण के पीछे का कारण रहा शुक्ल जी का वीरगाथा काल नामकरण विशेष अनुसंधान व गवेषणाओं के आधार पर किया गया। इनके काल विभाजन के 2 आधार थे। देखिए दोस्तों, कौन कौन से थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन और नामकरण के। तो पहला आधार जो था उनका था किसी कालखंड में विशेष ढंग की रचनाओं की प्रमुखता, और दूसरा था इस समय के ग्रंथों की प्रसिद्धि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि इतिहास की खोज करने पर सबसे पहले रासों की प्राप्ति हुई, जो वीर रस। रासो ग्रंथ किस में लिखे गए थे? वीर रस में लिखा गया था। शुक्ल जी ने निम्नलिखित 12 ग्रंथों को आधार बनाया, और हिंदी के प्रथम काल का नाम क्या दिया था दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रथम काल का नाम दिया है वीरगाथा काल। तो इन्होंने कौन से 12 ग्रंथों को आधार बनाया? तो पहला है इसमें विजयपाल रासो, जो किसका है? नल्लय सिंह। दूसरा है हमीर रासो सारंगधर। तीसरा है खुमान रासो दलपत विजय। चौथा है बिसलदेव रासो नरपति नाल्यकृत। पांचवा है पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। छठा है जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार। आगे देखते हैं दोस्तों।
सातवां है जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। आठवां है परमाल रासो जगनिक। नौवां है खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो। 10वीं है कीर्ति लता विद्यापति। और 11वां है कीर्ति पताका विद्यापति। और 12वां है विद्यापति की पदावलियाँ। ठीक है। किंतु शुक्ल जी के नामकरण को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं माना। उन्होंने कहा शुक्ल जी द्वारा वीरगाथा काल की प्राप्त सामग्री साहित्य कोटि में नहीं आती। इस समय रचित धार्मिक साहित्य की उपेक्षा नहीं कर सकते। धार्मिक आधार भूमि पर रचित साहित्य भी उत्तम कोटि का होता है। उदाहरण रामचरितमानस की यदि भक्ति काल से निकाल देते हैं तो भक्ति काल की शोभा नष्ट हो जाती है। इस तरह संदेश राशक स्वयंभूकृत पौमचर्यु रामायण है एक, और पुष्यदंतकृत पौमश्रीचर्यु आदि जैन ग्रंथों को भी हिंदी साहित्य से बाहर नहीं कर सकते। द्विवेदी जी के शब्दों में धार्मिक प्रेरणा, आध्यात्मिक उपदेश होना काव्य तत्व बाधक नहीं समझना चाहिए। जो इस अपभ्रंश के काव्य ग्रंथों की नवीन खोज एवं उनका साहित्यिक मूल्यांकन करना चाहिए। शुक्ल जी ने मिश्र बंधुओं द्वारा उल्लेखित तथा अन्य अपभ्रंश ग्रंथों को आदिकाल के लक्षण निरूपण तथा नामकरण के लिए विवेच्य नहीं समझा था। आज नवीनतम खोजों के आधार पर उत्कृष्ट अपभ्रंश पुरानी हिंदी के काव्य ग्रंथ प्राप्त होने से शुक्ल जी का दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें पहला पढ़ते हैं आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल और चौथा है आधुनिक काल। आगे देखते हैं दोस्तों। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नाम आदिकाल कहने के लिए अपना मत प्रकट किया है। इन्होंने लिखा है कि वस्तुतः हिंदी साहित्य का आदिकाल शब्द का एक प्रकार की भ्रामक धारणा की दृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में एक भाव पैदा करता है कि यह कोई आदि में मनोभावत परंपरा और विमुखपूर्त काव्य त्रुटियों से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी रूढ़िग्रस्त सजग सचेत कवियों का काल है। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, देखिए दोस्तों पीछे सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था अभी, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा हिंदी साहित्य के प्रथम आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है, तो सिद्ध सामंत काल कहा। इन्होंने माना कि यह काल सिद्ध आचार्यों के धार्मिक उपदेशों और नैतिक दर्शन की आध्यात्मिकता से युक्त है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल का संधि एवं चारण काल कहा। इस नामकरण को 2 भागों में बांटने के लिए पीछे का कारण था। संधि काल 2 भाषाओं की संधि का काल था तथा चारण जाति के कवियों द्वारा राजाओं की यशोगाथा को प्रकट करता है। इसमें तत्कालीन राजाओं के शौर्य, वीरता एवं साहस का वर्णन है। इनके जीवन प्रसंगों को अतिशयोक्तिपूर्ण बनाकर वर्णन करना ही
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को विज्ञापन काल कहा है। इन्होंने बताया कि हिंदी साहित्य इन्होंने बताया कि हिंदी साहित्य के पारंपरिक काल में पूर्ववर्ती साहित्य की सभी काव्य रूढ़ियों पर परंपराओं का सफलतापूर्वक निर्वहन हुआ है। साथ ही कुछ नवीन साहित्यिक प्रवृत्तियों का भी उद्भव हुआ है। देखिए दोस्तों आगे, जो अपने समुचित विकास रूप में हैं। श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी साहित्य के इतिहास और काल को अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का काल कहा है के नाम से संबोधन किया। इन्होंने बताया है कि हिंदी की पारंपरिक स्थिति अपभ्रंश भाषा के साहित्य से शुरू होती है, इसलिए अपभ्रंश काल कहना उचित। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल का नाम वीर काल नाम दिया है। और इससे यह लगता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का नाम ही रूपांतरण है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने साहित्य इतिहास में काल विभाजन और नामकरण का सामान्य इस प्रकार से किया है। देखिए पढ़ते हैं काल विभाजन। डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन है आदिकाल इन्होंने बताया 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक। दूसरा भक्ति काल इन्होंने बताया 14वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य तक। रीतिकाल इन्होंने बताया 17वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक। अगला काल इन्होंने बताया कि 19वीं शताब्दी से अब तक। और नेक्स्ट काल इन्होंने बताया पुनर्जागरण काल, जो भारतेंदु का युग है। इस काल को 1857 से इन्होंने 1900 ईस्वी तक माना है। और अगला काल है जागरण काल, जिसे द्विवेदी युग भी कहा जाता है, जो 1900 से लेकर 1918 तक है। अगला काल है छायावाद जो है वो 1918 से 1938 तक का काल माना जाता है। अगला है प्रगति प्रयोग काल, जो 1938 से 1953 तक का काल है। अगला काल जो है वो नवलेखन काल, जो 1953 ईस्वी से अब तक का काल माना जाता है। प्रिनिष्ठित अपभ्रंश भाषा हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही थी। अपभ्रंश भाषा के कवि अपनी वाणी को सामाजिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक विचारों से युक्त करके मानवीय जीवन को सुव्यवस्थित करने की ओर ध्यान दे रहे थे और जन जन को नवीन प्रेरणा प्रदान करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे थे। तब यह प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य इतिहास या फिर हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाए। तो शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में हिंदी के प्रथम कवि 7वीं शताब्दी के पुष्यदंत या पुष्यदंत को माना है नाम से किसी भी कवि का नाम लिखा, किंतु इस कवि का उल्लेख मात्र मिलता है। कवि तक की कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है। शिव महिम की रचना पुष्यदंत ने की। इनका लक्षण ग्रंथ भी था जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। श्रहपाद ने राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के श्रहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना। ये 84 सिद्धाचार्यों में से है। इन्होंने बताया है कि श्रहपाद कवि की कृति में अपभ्रंश की उपेक्षा संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ। इनकी काव्य चेतना में अनेक ऐसे तत्वों का समावेश है जो भक्ति काल में प्लवित हुए।
अर्थात इनका काव्य भक्ति काल का बीजांकुर था। 84 सिद्धाचार्यों की वाणी का रूप नाथ संप्रदाय से लेकर कबीर दास तक देखा जाता है। इसे ऐसा प्रतीत होता है कि नाथ संप्रदाय का विकास सिद्ध साहित्य से ही हुआ है। सरहप्पा को हिंदी साहित्य का कवि कहने से या कहने के पीछे एक अन्य आधार काव्य शैली है। इस काव्य दोहा और पदों की श्रेणी युक्त जिसे परवर्ती कवियों ने अपनाया। इन्होंने युक्त नहीं मुक्त छंद दोहा का अधिक प्रयोग किया। इन दृष्टियों से सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया। कुछ विद्वानों का मत है कि सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि इसलिए मानते हैं क्योंकि काव्य अपभ्रंश में लिखा गया। इनका जो काव्य है वो अपभ्रंश में लिखा गया। तथा दूसरा, इस समय हिंदी का कोई प्रसार नहीं था। हिंदी का निखार तो 11वीं शताब्दी तक आते आते हुआ, जबकि सरहप्पा जो है वो 7वीं शताब्दी के सिद्धाचार्य कवि हैं। तो सरहप्पा जो है वो किस समय के हैं? 7वीं शताब्दी के सिद्धाचार्य हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा कि अपभ्रंश और हिंदी के बीच ऐसा कोई मध्यांतर रेखा नहीं खींची जा सकती। इन्होंने अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो कि भरतेश्वर बाहुबली रास ने रचिता शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। और शालिभद्र सूरी का जो टाइम पीरियड है वो 1184 ईस्वी माना जाता है। कुछ विद्वान अमीर खुसरो को, कुछ विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने अमीर खुसरो और विद्यापति को 12वीं शताब्दी के कवि कहकर अस्वीकार कर दिया। मिश्र बंधुओं ने अपने हिंदी नवरत्न में लिखा है कि महाकवि चंद्रवरदाई वास्तव में हिंदी के प्रथम कवि हैं। चंद्रवरदाई की रचनाओं में प्रौढ़ता एवं छंद विधान का अनुसरण किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम कवि और उनकी कृति पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखा। इन्होंने बताया कि स्वयंभू हिंदी का प्रथम कवि है, क्योंकि अपभ्रंश के कवियों की लेखनी काव्यमयी हो उठी है। शैली भी सरस और प्रभावपूर्णता के कारण लोकप्रिय हो रही थी, जिसका प्रभाव भक्ति पर पड़ा। किंतु अंत में हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में सरहप्पा को माना गया, क्योंकि इनकी भाषा और काव्य शैली के उदाहरण को स्वतः ही इसका उत्तर मिल जाता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि सरहप्पा की भाषा अपेक्षाकृत हिंदी के अधिक निकट है। सरहप्पा की पंक्तियां पढ़ते हैं। जह मन पवन संचरे रवि शशि नाहि प्रवेश, तहि वट चित विषाम करु सरहे कही उमेश, पंडितो शैल सथ बखानी, देहि बुद्धि बसंत न जानी। सरहप्पा की पंक्तियां हैं। इस उदाहरण में अपभ्रंश भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रवृत्ति पाई गई, जो आगे चलकर हिंदी भाषा के शब्द बने। मन पवन रवि शशि वट चित्त। राहुल जी
ने सरहपा का समय 769 ईस्वी माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने 7वीं शताब्दी से ही सिद्धों की रचनाओं को बादशाह का पारंपरिक रूप मानते हैं। इसमें दोहा शैली का रूप विकसित मिलता है। सिद्धाचार्यों ने इस प्रकार की साधनात्मक दोहे और नाथ संप्रदाय कबीर दास के हठ योग तक मूल सिद्ध करते हैं। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य की भाषा और उसके स्वरूप को पढ़ते हैं। आदिकाल की जो साहित्यिक है और उसकी भाषा का स्वरूप पढ़ते हैं। देखिए, आदिकाल की मूल भाषा अपभ्रंश की साहित्यिक भाषा के रूप में उभर कर आ रही थी। अपभ्रंश की साहित्यिक सामग्री की विवेचना करें तो हमें 4 रूप मिलते हैं, जिसमें लौकिक भाषा में लिखित अपभ्रंश साहित्य, राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश साहित्य, मैथिली मिश्रित अपभ्रंश साहित्य, खड़ी बोली मिश्रित देसी भाषा साहित्य। और अगला हमारा टॉपिक रहेगा वो है अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य जो है वो लोक भाषा अपभ्रंश पुरानी हिंदी के पूर्ववर्ती रूप है। इसे अपभ्रंश के कवियों ने जनमानस में नवीन उदार भावना का संचार करने के लिए अपनी आध्यात्मिकता की भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए काव्य की रचना की। अपभ्रंश भाषा उस समय विभिन्न रूपों में प्रकट हो रही थी, जैसे पहले लौकिक अपभ्रंश, पूर्ववर्ती अपभ्रंश जिसे अवहट कहते हैं, तीसरी क्षेत्रीय भाषा की अपभ्रंश जिसे राजस्थानी डिंगल के नाम से जाना जाता है। लौकिक अपभ्रंश का साहित्य सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य। आज हम स्टार्ट करते हैं सिद्ध साहित्य। कौन सा साहित्य पढ़ते हैं? सिद्ध साहित्य पढ़ते हैं। तो सिद्ध साहित्य में देखो दोस्तों, सिद्ध साहित्य राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है। इन सिद्धों का मूल लक्ष्य अपने साहित्य को जन भाषा में लिखकर सर्वसाधारण जन तक पहुंचाना तथा इनके साहित्य में बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का बाहुल्य था। सिद्ध साहित्य के मुख्य प्रमुख कवि जिनका अब हम अध्ययन करेंगे, पहले है सरहपा। सरहपाद इस समय के सबसे प्रमुख विद्वान माने जाते हैं, जिनका टाइम पीरियड जो है वो 769 ईस्वी और इनके 32 ग्रंथों की रचना मिली है। ये ब्राह्मण थे जाति से। इन्होंने दोहा कोश, चर्याय पद रचना लिखी है। इन्होंने पाखंड आडंबरों की ओर घोर विरोध किया और गुरु को पूजनीय माना। इन्होंने उनका कहना है कि सहभोज मार्ग जीव को महासुख की ओर ले जाता है। इनकी भाषा सरल और गेय थी और सहज प्रवाह मिलता है। दक्षिणी मार्ग को छोड़कर वाम मार्ग का उपदेश दिया। उदाहरण इन्होंने कहा था, नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, चिरऊ सहाबे मुकुल, अजेरू अजू छाड़ माँ लेहू रे बंक, नियो बोहिया जुहारे लांक। ये इनकी पंक्तियां हैं। ये पेपर में आ सकती है, सेम टू सेम ऐसे ही आएगी। कवि सहपाद की इस भाषा से लगता है कि यह हिंदी के निकट थी। इसमें अपभ्रंश का भी पूर्ण प्रभाव था। इनके काव्य में अंत साधना पर जोर दिया गया, पंडितों को फटकार एवं शास्त्रीय मार्ग का विखंडन किया गया। अगली देखिए, पंडितों सौल संत बखाणई
देहि बुद्धि बसंत जाणई, आमणा मगन नैण बिनी, खंड्यू तो विणी लज्ज हऊ पंडितई। दूसरे कवि पढ़ते हैं सरहपा। सरहपा सब्रपों का सजीवन व्यतीत करने के कारण इनका नाम सब्रपा पड़ा। इन्होंने चर्यायपद इनकी प्रसिद्ध रचना है। ये क्षेत्रीय कुल के थे। सरहपा ने अपने जीवन या अपने ज्ञान सरहपा से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने सहज जीवन पर बल देकर माया मोह का विरोध किया। इन्होंने कहा था, हेरी ए मेरी ताइला, वाड़ी खसमे समतुला, पिकुड़ी मेरे पिकड़ई सेरे कपासु फुटीला। ये इनका कहा गया है। इनकी पंक्तियां हैं जो पेपर में सेम पूछी जा सकती हैं। लोईपा ये सब्रपों के शिष्य थे। ये जाति के कायस्थ थे, किंतु इनकी प्रबल साधना देखकर उड़ीसा के मंत्री और उनके शिष्य बन गए थे। डोमिपा और देरिकपा 84 सिद्धों में इनके उच्च स्थान माना जाता है। इन्होंने कहा था, कौवा तरुवर पंच विडाल, चंचल चिय पैठै काल। अगला है डोमिपा। डोमिपा जाति के क्षत्रिय थे। इनका टाइम पीरियड 840 के लगभग माना जाता है। इनके गुरु का नाम था वीरूपा। इनके प्रसिद्ध डोमी गीतिका और योगाचार्य प्रसिद्ध ग्रंथ माने जाते हैं। इन्होंने कहा था, गंगा जमुना मोजिरे भैरनाई, ताही बुडिली मातगी पायाली ले पार गई, सतगुरु पाइये जाइव पीणु जिणुरा। नेक्स्ट देखते हैं कणैपा। कणिपा जो है वो ये जाति से ब्राह्मण थे, ब्राह्मण वंश के थे। इनका समय 820 ईस्वी माना जाता है। इनका जो जन्म है वो कर्नाटक में हुआ, किंतु ये बिहार क्षेत्र में रहे। इनके गुरु का नाम जलंधरपा था। इन्होंने रहस्यपरक बातों को बड़े दार्शनिक ढंग से प्रस्तुत किया और शास्त्रीय परंपरा एवं रूढ़ियों का खंडन किया। इन्होंने कहा था, आगम बेह पुराणे पंडित मान बहिती, पक सिरिफल अली है जिम्मे बाहरित भ्रमिति। नेक्स्ट है कुकरीपा। ये कपिल वस्तु के ब्राह्मण थे और चरपटिया इनके गुरु थे। इन्होंने 16 ग्रंथों की रचना की। ये सहज जीवन के समर्थक थे। इन्होंने हांद निवासी खमण बतारे, मोहोरे बियोआ कहन न जाई, फेट लियू गो माह अंत उड़ी चाही, जय एथु बहाम मो एथु नाही। ये इनके द्वारा कहा गया कथन है। आगे हम पढ़ते हैं सिद्ध साहित्य की विशेषताएं एवं प्रवृत्ति, इन पर प्रभाव। पहला पढ़ते हैं, सिद्धों की रचना से पता चलता है कि इनकी काव्य शैली में सिंधा या उल्टबासियाँ शैली थी, जिनका अर्थ उल्टा अर्थ निकलता है या उल्टा अर्थ लगता है। दूसरा है अंतः साधना पर जोर दिया गया। इन्होंने अंतः साधना पर जोर दिया। तीसरा है रहस्य मार्गियों की साधना पद्धति को अपनाया इन्होंने। चौथा है वारुणी प्रेति अंत साधना पर जोर दिया। लोक विरुद्ध एवं आडंबरों का खंडन किया इन्होंने। पांचवा है उपदेश परक साहित्य की रचना भी की इन्होंने। और छठा है प्रतीक मूलक एवं विरोध मूलक प्रतीकों से काव्य की साधना की। अगला है, इस प्रकार सिद्ध साहित्य न केवल महत्वपूर्ण रहा, अपितु इसका प्रभाव प्रवृत्ति भाषा साहित्य पर भी पड़ा। सिद्धाचार्यों के काव्य का सीधा प्रभाव संत साधना पर पड़ा। कर्मकांडों की निंदा, आचरण की शुद्धता, संधा और
भाषा, उल्टवासियों, रहस्यमय युक्तियों, रूप एवं प्रतीक, विधान, शब्दावली का प्रयोग हम भक्ति काल के संत कबीर के साहित्य में देखते हैं। दोहा और गीत शैली भक्ति काल की विशेषता बन गई। इनका प्रभाव नाथ साहित्य पर भी पड़ा, क्योंकि योग, साधना, सिद्धों की परंपरा लगती है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि भक्तिवाद और सिद्धों का प्रभाव उनके साहित्य में, यह साहित्य की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन है और आदिकाल को प्रमाणिक सामग्री प्राप्त हुई। आदिकाल की सबसे प्रमाणिक सामग्री प्राप्त हुई। दोस्तों, नेक्स्ट है जो हमारा है वो है जैन साहित्य, और जैन जो साहित्य है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। दोस्तों, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे आप एक एक कवि या एक एक लेखक के आप हैंड राइटिंग नोट्स बनाते रहिए। ये हम डेली एक क्लास रोज़ाना लेके आएंगे, वो आपको इसका बेनिफिट होगा। यह क्रम हम चलता ही रहेगा और हर टॉपिक पूरा होने के बाद हम उसका एक क्वेश्चन पेपर भी लेके आएंगे, जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन भी हो सकते हैं। MCQs क्वेश्चन होंगे, उनको हम हल करेंगे और आने वाली भर्तियों में ये आपको मिल सकते हैं ऐसे प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। राधे राधे।